हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को हम आज फिर आगे बढ़ाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को इस बार हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड को हम कैसे समझते हैं। क्वेश्चन की डिमांड को अगर हम समझ गए, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, तो हमारा श्योर है कि हम अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 6 मार्क्स उसमें ले आएंगे इजिली, और अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वही जो है हम वहां पे 8 मार्क्स 9 मार्क्स तक हम जो है फैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखते हैं तभी यह चीज हो पानी संभव है। अगर हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें मेंस क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन के डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसकी स्पेसिफिक डायमेंशंस, क्या क्या चीजें उसमें कवर होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये हमें मालूम है तो फिर हम जो है डेफिनेटली श्योर है कि हम हर क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर जो है हम जो है उसका सॉल्यूशन देंगे और मैक्सिमम मार्क्स उसमें हम फेच कर पाएंगे। आज के क्वेश्चन में हम यही करने जा रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे कि जहां देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगता है लेकिन उसका आंसर अधिकतर लोग जो है बहुत लिमिटेड दायरे में देते हैं। लेकिन आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिमांड कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें हमें बहुत सारी चीजें खोलनी होती हैं, लेकिन हम नहीं खोलते हैं। उस कंटेक्स्ट में हमारे मार्क्स अक्सर कम आते हैं और हमें यह लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा था, उसके बावजूद भी हमें उतने मार्क्स नहीं मिले हैं। या टॉपर ऐसा क्या लिखते हैं, टॉपर ऐसा क्या लिखते हैं कि उसी क्वेश्चन में उन्हें मार्क्स आपका 1 से 2 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा मिल जाता है, जबकि नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिल रहा। तो जो टॉपर लिख रहे हैं तो उस कंडीशंस में अगर आप देखो कि वो उसके क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड को जैसी वो समझ लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है लिखते हैं, जिससे उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब ज्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करते और क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि किस तरीके से डिमांड को समझा जाता है और किस तरीके से टॉपर्स एक्स्ट्रा चीजें लिख के क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ज्यादा मार्क्स फैच करते हैं। इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लागू है आपका कर एवं आर्थिक सुधार, इसका हमें मूल्यांकन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कर है और जो हमारा आर्थिक स्थिति है, इसमें सुधारों के लिए कर के अंदर सुधार का बहुत सारे काम किए गए हैं, आर्थिक स्थिति पर सुधारों का काम किया गया है। इन दोनों स्थिति पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, इसका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जनरली क्वेश्चंस पे लोग इस पे क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसमें जनरली लोग क्या करेंगे, इसमें उठाएंगे, दिखाएंगे कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने करों में ये सुधार किया, गवर्नमेंट ने आर्थिक स्थिति में ये कुछ स्पेसिफिक जो है स्कीम चला दी, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन में आपसे यह नहीं पूछा है कि यह बताओ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से कर और आर्थिक सुधार लागू किए हैं, यह नहीं पूछा है। अगर वो ये पूछे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से आर्थिक सुधार और कौन से कर में सुधार लागू किए हैं, तब तो वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि भाई ये हमने कर में सुधार कर लिए, ये कंडीशन में कर लिए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा है आपसे। समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सरकार ने लागू कर दिए हैं आर्थिक सुधार और कर के सुधार, उसका क्या प्रभाव है, वो कितना पॉजिटिव असर कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कितने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, कहां अभी भी समस्या बनी हुई है, इस चीज को एड्रेस करना है। क्योंकि जब उसने क्वेश्चन पे लिख दिया मूल्यांकन करने का मतलब है कि आप ये बताइए कि कहां तक सफल रहे हैं जो प्रयास हो रहे हैं और अभी कहां चुनौतियां हैं, ये आप बनाइए, तो आपका इंपॉर्टेंट चीज बन के निकलेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की अगर आप डिमांड को समझें तो क्वेश्चन की डिमांड मात्र ये लिखना नहीं है कि क्या सुधार किए हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम क्या चलाई है, बस ये बता दिया, तो ये एक बहुत आपका जो है आयाम बहुत छोटा है। वास्तव में तो आपको इस पे मूल्यांकन करना है कि जो सुधार किए गए हैं आर्थिक स्थिति में या कर को जो है सुधारने के लिए, वो कितना सफल रहे हैं,
किस हद तक सफल रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ है और किस स्थिति में वो असफल होते हुए दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन का आयाम बिल्कुल बदल जाता है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन का आयाम बदल रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हो, दिक्कत वहां क्रिएट हो रही है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है बिल्कुल भी कि कर सुधार क्या किए, आर्थिक सुधार क्या किए, सीधे सीधे बता दो, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है दोस्त। उससे आगे की बात करनी है, हमें मूल्यांकन करना है, हमें यह बताना है कि आर्थिक सुधार या कर में जो सुधार हुए हैं उससे कितना सक्सेसफुल रहा है, उसका क्या प्रभाव रहा है, उसके क्या फायदे रहे हैं और कहां तक ये सुधार अभी तक नहीं हो पाया है या असफल चल रहा है और उसे कैसे फर्दर सफल किया जा सकता है, इसको लेके कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे, तब ज्यादा बेटर हमने इसका एनालिसिस किया, तब हमने इसका मूल्यांकन किया, क्योंकि ये मूल्यांकन चाहता है आपसे सुधार क्या किए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, यह आपसे मूल्यांकन चाहता है कि जो सुधार हुए हैं उसके कितने फायदे हुए हैं, उसके अब तक कितने फायदे नहीं रहे हैं, कहां वो फेल रहा है और आगे क्या सुधार फ्यूचर में किए जा सकते हैं जिसके बेस पे आपका जो सुधार है वो सही हो जाए और ज्यादा वो सफल हो पाए। इस तरीके से अब अगर आप देखें क्वेश्चन का आयाम बिल्कुल बदल गया है और क्वेश्चन में जब हम आंसर लिखेंगे वो भी पूर्णतः बदल जाएगा और यह चीज आपको समझनी चाहिए, तभी आप अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे जब आप क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। अब जरा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस स्थिति में जो मैंने कहा कि मूल्यांकन करना है, यह समझना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर एवं आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन जब करना है तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है एट प्रेजेंट में वो आपका लगभग 9 से 10% के आसपास विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे हम उत्तर प्रदेश एक तरीके से तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन के उभरा है। ठीक है, तो हमने पहले तो बताया अर्थव्यवस्था की हमारी स्थिति अभी एट प्रेजेंट क्या है। हम 9 से 10% की ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ रहे हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, साथ में ही अगर कर राजस्व के बारे में बात करें, तो निरंतर वृद्धि हो रही है, कर राजस्व के बारे में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अब की बार का जो अगर बजट देखें आप 2024-25 का, 37,000 करोड़ के आसपास आपका कर राजस्व अधिशेष भी आपका बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कर के जो सुधार लगाए गए हैं, जो आपका सुधार किया है कर के स्थिति में, उसने कर कलेक्शन में बढ़ोतरी की है और बढ़ोतरी करने का सीधा सीधा परिणाम यह दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट में, अब की बार के बजट में 37,000 करोड़ का राजस्व अधिकतम आपको प्राप्त हुआ है और ये एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दिखाता है और एक बेहतर राजकोषीय अनुशासन को भी दिखाता है। वहीं आर्थिक सुधार किए हैं तो उसका परिणाम भी दिख रहा है कि 9 से 10% के आसपास आर्थिक दर चल रही है और उसी कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसका मतलब आज के कंटेक्स्ट में हमारी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सही काम कर रहा है, आर्थिक सुधार होने पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया और साथ साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि भाई कर का सिस्टम या कर का कलेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब जो हमने प्रोग्राम चलाए थे, जो हमने सुधार चलाए थे, उसका असर ब्रॉडन वे में, एक मुख्य वे में ये हमें साफ दिख रहा है, जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में कर सुधार क्या अपनाए गए। अभी हमने बात करी सबसे पहले और हमने इंट्रोडक्शन में यह बताना शुरू किया, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने शुरू किए। हमने इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि भाई कर सुधार हुए और उसका बहुत फायदा हो रहा है, 37,000 करोड़ अधिशेष मिल रहा है, आर्थिक सुधार हुए उसका भी फायदा हो रहा है। तो हमने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें दिखाया पहले कि कर सुधार से देखो इतने फायदे हो रहे हैं। अब यह बताएंगे कि जो कर सुधार से फायदे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कौन से ऐसे कर सुधार हमने कर दिए और कौन से आर्थिक सुधार कर दिए जिसके बेस पे वो फायदे हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं यहां पे, तो हमने कहा सबसे पहले हमने जीएसटी का क्रियान्वयन किया था। ठीक है, हमने किया। उत्तर प्रदेश ने अप्रत्यक्ष कर को समाहित करने के लिए जीएसटी का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से लागू कर दिया और लागू करने का ही परिणाम है कि हमारा
एक तरीके से जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ने लगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो हम कहेंगे कि ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ई बिल, डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली सिस्टम जो कि जीएसटी में लागू करनी थी और जो सेंटर लागू कर रहा था वो उत्तर प्रदेश स्टेट ने भी बहुत तेजी से लागू करी और एक पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार हुआ लगातार। इसी वजह से अगर हम देखें तो अप्रैल 2024 का अब हम डाटा डालेंगे, 2024 में राज्य ने लगभग 10,005 करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह किया। अब इसका परिणाम यहां दिख रहा है। एक तो हम ब्रॉडन परिणाम बताए गए हैं, ओवरऑल हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा ही हुआ है, 37,000 करोड़ सरप्लस में हम रहे हैं। अब हम जो है इसके अंदर ले रहे हैं कि जो हमने रिफॉर्म किए उसका सीधा सीधा परिणाम क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है भाई, अप्रैल 2024 में 10,500 करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह किया और जिससे राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो हम अप्रैल 2024 में अगर जीएसटी कलेक्शन के ऊपर देखें तो हम पूरे जो है इंडिया में 3rd नंबर पे थे, जबकि अब तक तो उत्तर प्रदेश पिछड़े स्टेटों के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश एक तरीके से टैक्स कलेक्शन में तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है, क्योंकि ये जीएसटी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने का ही परिणाम हमें सबको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं सबसे पहले जीएसटी का क्रियान्वयन और उसके क्रियान्वयन करने से क्या फायदा आपको मिला है। अगली बात चलते हैं, कर प्रशासन एवं डिजिटल व ई गवर्नेंस। फिर ये क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर प्रशासन है उसमें सुधार कर रहे हैं और ई गवर्नेंस वाले सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। उसका क्या फायदा हो रहा है इसके बारे में समझेंगे। कर भुगतान और अनुपालन प्रक्रिया को देखें तो हम पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल बनाएंगे तो क्या फायदा होगा भाई, मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप फेस टू फेस मिल ही नहीं रहे हैं। आपका जो है फेसलेस आपका एनालिसिस चल रहा है, इसमें फेस टू फेस मिल ही नहीं रहे। ह्यूमन इंटरफेयर बहुत कम है। जब ह्यूमन इंटरफेयर ही नहीं होगा तो उस स्थिति में सीधी सी बात है कि आपका भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। तो हम एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहे हैं और डिजिटल कर रहे हैं सिस्टम को। यह सुधार करने का फायदा यह हुआ है कि लगातार भ्रष्टाचार कम हुआ है। और इसका एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल आपको साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश ई टैक्स पोर्टल हमने स्टार्ट किया है कि भाई ई टैक्स पोर्टल है, आप जाइए और टैक्स पोर्टल पे ही अपना जो है टैक्स आप फाइल कीजिए। इसके बाद ई चालान जैसी चीजें, ई असेसमेंट, वाहन सारथी, ई स्टैंपिंग जैसी पहले करदाताओं के लिए बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान करती हैं। और ये सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसने सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया है। ये सारी सुविधाएं ऐसी है जिसने सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इन सुधारों से कर पर जो आपका जो है एक तरीके से टैक्स इवेजन होता था, वो टैक्स इवेजन पे काफी हद तक अंकुश लग गया है। क्योंकि जब आपको जो है ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में करेंगे, एक तो बहुत सिंपल हो गया है, तो एक तो व्यक्ति जो है आसानी से जो है कर अप्लाई कर सकता है। दूसरा, इसमें जो भ्रष्टाचार होता था वो भी खत्म हो गया है और जो एक तरीके से लाल फीताशाही होती थी वो भी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो काफी हद तक आपका जो है इसमें अनुपालन हो गया और एक तरीके से जो टैक्स कलेक्शन है वो आपका ज्यादा होना चालू हो गया है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है अभी तक टैक्स के रूप में, एक तो जीएसटी को प्रभावी रूप से लगाने में और एक लगाने के साथ साथ डिजिटल सिस्टम को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करने का फायदा है। संपत्ति कर सुधार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश के उसमें देखें, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि अब संपत्ति कर लगेगा, आप शहरी एरिया में आपका संपत्ति कर लगेगा, तो शहरी एरिया में अगर आप संपत्ति कर वाली बात देखते हैं तो हम कहते हैं भाई जीएस आधारित संपत्ति मानचित्रण करा गया। पहले तो ये पता होना चाहिए ना ये संपत्ति कहां है। तो संपत्ति का सही आकलन करने के लिए फिर दोबारा एक जीआईएस इनेबल्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि ये पता चल सके कि संपत्ति कहां एग्जिस्ट करती है और फिर उसका एक तरीके से ऑनलाइन के थ्रू उसका जो है संग्रहण भी स्टार्ट कर दिया गया। तो अब हमें असिस्मेंट कर रहे हैं जीआईएस के थ्रू, तो मानचित्रण होगा तो प्रॉपर आपको पता चलेगी कौन सी प्रॉपर्टी कहां एग्जिस्ट करती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। उसी की वजह से आपका अनुपालन भी यहां पर टैक्स के रूप में आपका बड़ा होगा। इससे कर आधार का विकास हुआ है, नगर निगमों को और ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम टैक्स के सुधार में हमने तीन चीजें देखी और तीनों चीजों का प्रभाव भी साफ साफ दिख रहा है और उसका अल्टीमेटली प्रभाव आपका जो है बजट में कर
अधिशेष के रूप में भी हम सबसे पहले ब्रॉड एंड वे में तो बता चुके हैं, फिर अलग अलग प्रॉपर्टी के रूप में हमने बताया, जीएसटी के रूप में बताया, और डिजिटलाइजेशन होने से किस तरीके से जो है लोगों को आसानी होगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, ये भी हमने सारा इसमें डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में आर्थिक सुधार में क्या चीजें की गई हैं। तो आर्थिक सुधार किए गए हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसका प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा औद्योगिक नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से कर ही रही हैं। अगर आप चीजों को सारे अच्छी तरीके से देखें तो औद्योगिक विनिवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 आपकी आई थी। ये चाहते हैं कि भाई विनिवेश बढ़े, क्योंकि औद्योगिक नीति उत्तर प्रदेश की बिल्कुल साफ है कि हमें इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ाना है और रोजगार तेजी से बढ़ाना है। इसके लिए जो है 2022 में आपकी जो है एक नीति लेकर आते हैं और उसके माध्यम से हम जो है विनिर्माण को बढ़ा रहे हैं, लॉजिस्टिक क्षेत्र को कंप्लीट करने की बहुत तेजी से आपका जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपका आर्थिक सुधार होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में आपका मेक इन यूपी वाली चीज को भी तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है, मेक इन यूपी बना रहा है। इसकी वजह से आपका औद्योगिकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप, अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसी का परिणाम स्वरूप हम जो है रैंकिंग में आपका 12वें स्थान पर थे, जहां 2018 में ईज ऑफ डूइंग वाले उसमें हम रैंकिंग में बढ़ के आपके पहुंच गए हैं भाई, एक अचीवर वाली श्रेणी में पहुंच गए हैं। हमने इस तरीके से एक दूसरा स्थान प्राप्त किया है, सेकंड स्थान प्राप्त किया है और हम टॉप अचीवर वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से जो हमने औद्योगिक नीति अपनाई, नई नई औद्योगिक नीति अपनाई, निवेश करने का कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमने जो है मेक इन यूपी जैसे इनिशिएटिव लिए, इसी का परिणाम था कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले के कंपेयर में बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। तो ये इसका परिणाम साफ साफ दिख रहा है आपको, ये दिखना भी चाहिए। सिर्फ यही नहीं दिखना चाहिए क्या स्कीम चलाई है, ये भी दिखना चाहिए इस स्कीम का फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, पीपीपी मॉडल और निजी निवेश के बारे में बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में लगातार हमें पता है कि निवेश बढ़ाने का प्रयास ज्यादा है और पीपीपी मॉडल का प्रयास बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश कर ही रहा है और उत्तर प्रदेश सक्सेसफुली इसे कर रहा है। वही चीज हमें बतानी है कि अवसंरचना के विकास में तेजी से आपका पीपीपी वाला सिस्टम आपका बढ़ा है। इसके कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए आप, या नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ले लीजिए। सारे ऐसी परियोजना है जो हमारे पीपीपी मॉडल पर ही इनिशिएट हुई है। इससे क्या हुआ है, भूमि, विद्युत और कनेक्टिविटी जैसे संबंधित प्रोत्साहनों ने निजी निवेश को और तेजी से आकर्षित कर दिया है। अब क्योंकि हमने पीपीपी मॉडल को इनिशिएट किया है तो हमारी काफी हद तक जो है तेजी से इन्वेस्टमेंट आपका तेजी से हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी में भी तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ है और विद्युत जो हमारी एनर्जी की नीड है उसमें भी तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा हम मेंशन भी कर सकते हैं कि जैसे हम लैंड बैंक बना दिया है हमने, विद्युत का देखें तो आपका बुंदेलखंड वाले एरिया में हमने सोलर एनर्जी को बहुत तेजी से जो है इनिशिएट किया है। वहीं हम देखें कि बेटर कनेक्टिविटी के रूप में तो हमारे एक्सप्रेसवे भाई बन ही रही हैं और एयरपोर्ट बन रही हैं। वो सारा साफ नजर आ रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आउटपुट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में साफ दिखता है। आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई क्षेत्र में सुधार बहुत तेजी से किया है। अब उत्तर प्रदेश में भाई लगभग 96 लाख से ज्यादा एमएसएमईज हैं और देश का एक बड़ा आधार प्रदान करती हैं एमएसएमईज। तो ओवैसी बात है, तो हमने जो है इसमें काफी प्रयास किया है। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट की सिस्टम की है, उसके साथ साथ हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसी योजना है, इन्होंने काफी हद तक जो है एमएसएमईज को एक तरह से सस्टेनेबल बनाने में, उन्हें प्रमोट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, चाहो तो इसमें हम एमएसएमईज के द्वारा जो एमएसएमईज डेवलपमेंट आपकी नीति थी, उत्थान एमएसएमईज उत्थान नीति भी थी, वो भी आपका जो है आप इसमें जोड़ सकते हैं। निवेश प्रोत्साहन एवं वैश्विक संपर्क के बारे में बात करेंगे। अब हम इसमें निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आपको पता ही है भाई, उत्तर प्रदेश आपका ग्लोबल समिट हुआ और उस समिट का परिणाम था कि हमारे पास 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है हमारे निवेश आपका आया और इसमें हमने साथ में निवेश मित्रा, सिंगल विंडो प्रोग्राम, इस तरह के डिजिटल इनिशिएटिव भी हमने बहुत तेजी से लिए ताकि सिंगल विंडो ही सारी चीजें हो सके और निवेश आने में कोई बाधा क्रिएट ना हो। इस कंटेक्स्ट में हमने देखा तो हमारे यहां निवेश आपका बहुत तेजी से बढ़ा है और इस निवेश का ही फायदा है कि उत्तर प्रदेश लगातार
अपना जो है एक तरीके से जो ये हमारे पास 35 लाख करोड़ का जो है निवेश अपने एमओयू हुआ थे जितने साइन, उसका लगभग 50%, और 50% भी बहुत होता है, 8 से 10 लाख करोड़ के आसपास का जो आपका वो है लगभग अभी तक आ चुका है और वो धरातल पर उतर चुका है। तो वैसी बात है, इसका भी हमें जो है इफेक्ट देखने को सीधा सीधा मिल रहा है। स्टार्टअप है, नवाचार सुधार भी किया है। स्टार्टअप नीति 2020 हमने लेकर आया है और उसके अंदर इस टाइम उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 से ज्यादा जो है स्टार्टअप इनिशिएट हुए, जो उसका सीधा सीधा स्टार्टअप नीति का परिणाम आपको देखने को मिल ही रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर, सीड सेंटर, ये सब हैं जो आपके जो है उद्यमिता को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक आई। तो अब तक हमने ये चीजें देख ली कि भाई उत्तर प्रदेश ने आर्थिक स्तर पे भी और कर के स्तर पे भी दोनों जगह काफी तेज इनिशिएटिव किए और उसके परिणाम भी साफ साफ नजर आते हैं। वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए एक पॉइंट को लेके, और एक ओवरऑल परिणाम हम जो है इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी यह है डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किस किस तरीके से उसका फायदा हो रहा है। अब आते हैं कि भाई फायदे तो बहुत हो गए, लेकिन अब समस्या क्या है कि चुनौतियां भी होंगी। ऐसा तो नहीं कि हर जगह सफलता होगी। जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम देखेंगे कुछ जगह कमियां अभी भी बची रही होंगी, वो भी इसके अंदर बताना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं होगी। अब हमारे सामने आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कर और आर्थिक सुधारों में या आर्थिक स्थिति में और कौन कौन सी चुनौतियां अभी भी विद्यमान है भाई। तो अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, अगर मैं कर और जीडीपी का अनुपात देखूं तो अभी भी बहुत ज्यादा है। कर और जीडीपी का अनुपात मतलब वैसे तो ये पूरे इंडिया में कम है, हाँ उत्तर प्रदेश में भी कम है। तो जीडीपी जो है उसके एस्पेक्ट्स में जितना कर कलेक्शन होना चाहिए वो अभी भी बहुत कम है। दूसरी कंडीशन, ये तो हमने कर के बारे में बात कर ली। इसी तरीके से अभी भी अगर हम देखें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हम अभी भी बने हुए हैं। ठीक, अभी भी हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हम आर्थिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 63% लोग तो अभी भी भाई कृषि में एंगेज हैं। अनौपचारिक क्षेत्र हमारे यहां बहुत ज्यादा है, ठीक है, व्यापक रूप से है। इसकी वजह से अभी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं राजस्व हानि अभी की हो रही है, और उतना जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो जीडीपी के प्रति टैक्स ही कम है, ऊपर मैक्सिमम लोग कृषि क्षेत्र में, तुम्हें पता है कृषि पे कोई टैक्स नहीं लगता। तीसरी कंडीशन है कि भाई अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र भी जनरली टैक्स पे नहीं करता। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो टैक्स का रिवेन्यू का जो कलेक्शन है वो अभी भी बहुत कम है जितना होना चाहिए तो उसके कंपेयर में। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है उतनी स्थिति नहीं बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ना तो कर जीडीपी राजस्व का रेशो अच्छा हुआ है, और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अभी भी कृषि प्रधान है, और ना ही आपका जो है औपचारिक क्षेत्र में उतनी वृद्धि हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि भाई इसके आर्थिक स्थिति कैसी है। अब हमारे पास लगभग 30 लाख करोड़ जीएसटी के बावजूद इतनी बड़ी हम जो है जीएसडीपी बन चुके हैं, 30 लाख करोड़ का जो है हम जीएसडीपी है, उसके बावजूद भी ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी, एमएसएमई क्षेत्र का वित्त और बाजार संबंधी बाधाएं अभी भी बनी हुई है। अभी भी कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में तो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी का इशू है। दूसरी प्रॉब्लम है एसएमईज, जो हमारी एमएसएमईज हैं उसका भी डेवलपमेंट अभी तक उस स्केल तक नहीं हो पाया है जो कि होना चाहिए, और वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इस कंडीशन से हमारे कर और आर्थिक स्थिति दोनों में चुनौतियां काफी हद तक विद्यमान हैं। कुछ कम हुई हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी विद्यमान हैं। तो ये हमारे मूल्यांकन साफ साफ नजर आ रहे होंगे। ठीक, अब अगला स्टेप आता है कि भाई जब समस्या है तो जो हम कंक्लूजन देंगे वो कंक्लूजन हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इस कंक्लूजन को हम समाधान आधारित करेंगे कि जो समस्या बची हुई है भाई, ये समस्या भी कहीं ना कहीं सुधार करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को, और कैसे सुधार किया जाए, वे नवाचार और वे एक तरीके से जो है कुछ इस तरह के नवाचार वाले इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज हमें देने चाहिए समाधान के रूप में, वो हम देते हैं। अब हमने क्या कहा कि भाई उत्तर प्रदेश को ना डिजिटल टैक्स इंटेलिजेंसी जैसी चीज यूज करनी चाहिए। ये डिजिटल टैक्स इंटेलिजेंसी क्या है? मतलब एआई आधारित सिस्टम होना चाहिए। क्यों ना, हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो जब हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो जीडीपी है उसके कंटेक्स्ट में टैक्स नहीं मिल रहा, इसका मतलब टैक्स चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। तो भाई एक जो डिजिटल कलेक्शन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसे इंटेलिजेंट बनाओ और देखो कहां टैक्स चोरी हो रही है, उस टैक्स चोरी को रोको और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाओ। सीधी सी बात है। जो अभी हमने बात की कि भाई बहुत ज्यादा है ना औपचारिकरण अभी तक नहीं हुआ है।
क्योंकि जब तक औपचारिकरण नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी। मतलब जो हमारी एमएसएमईज है उसको औपचारिकरण होना जरूरी है, वो टैक्स ब्रैकेट में आना जरूरी है। लेकिन अब एक समस्या है भाई, एमएसएमईज इतनी स्ट्रोंग तो है नहीं कि टैक्स दे दें, तो भाई उनको उतनी ही उसी हिसाब से टैक्स लो जिस हिसाब से उनकी क्षमता है। तो औपचारिकरण करने के लिए क्यों ना हम एक माइक्रो जीएसटी स्लैब लगा दें, और ये उत्तर प्रदेश अपने लिए कर सकता है। क्योंकि भाई देखो, उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमईज है ना, और गुजरात और तमिलनाडु की एमएसएमईज में अंतर है। उत्तर प्रदेश की एमएसएमईज के पास उतना पावर नहीं है फाइनेंशियली कि वो जो है जीएसटी दे सके। तो हम एक माइक्रो जीएसटी स्लैब क्रिएट क्यों ना करें, जिसमें हम बहुत थोड़ा सा ही उनसे लें, चाहे हम 1% लें, लेकिन वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाए, उससे भी बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होगा। प्लस टैक्स ब्रैकेट में आने से जब औपचारिकरण होगा तो उन्हें भी फायदा होगा एमएसएमईज को, क्योंकि वो तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प, क्रेडिट मिल पाएगा बैंकों के थ्रू, या उन्हें क्रेडिट मिल पाएगा मुद्रा के थ्रू। तो इसीलिए भी ये बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी एमएसएमईज को स्ट्रॉन्ग रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। एमएसएमईज केंद्रित नवाचार भी कर सकते हैं। हमें जो है अपनी एमएसएमईज को ना इनोवेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एमएसएमईज है ना, वैसे भी वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, इनोवेशन पे ही बेस्ड है। कोई हस्तशिल्प पे बेस्ड है, कोई लोकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। उसी चीज को हमें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम से कर भी रहे हैं, उसे और इनहेंस करने की जरूरत है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई हरित अर्थव्यवस्था को घुसना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को। ये हरित अर्थव्यवस्था क्या है भाई? उत्तर प्रदेश को चिप बनाने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को मोबाइल बनाना पड़ेगा, आईटी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जैसे हम जो है एक तरीके से सोलर जो पैनल्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग के कुछ नए क्षेत्रों में घुसना पड़ेगा, जो लेटेस्ट क्षेत्र हैं, जो ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, जो आज की नीड है, जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस तरह की हरित टेक्नोलॉजी में भी जाना पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था में जाना पड़ेगा। इस तरह की एकीकृत रणनीति को अपनाकर हम कर और जीएसडीपी का जो अनुपात है वो बढ़ा ही नहीं सकते, बल्कि एक समावेशी रोजगार आधारित और टिकाऊ आर्थिक मॉडल दे सकते हैं उत्तर प्रदेश को, जिसके बेस पे उत्तर प्रदेश एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश इंक्लूसिव और समावेशी इकोनॉमी भी बन सकता है, और उत्तर प्रदेश इस कंटेक्स्ट में अपना टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास को भी नए आयामों तक पहुंचा सकता है। इस कंटेक्स्ट में ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है ज्यादा बेटर मैनेज हो पाएगा। तो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन की डिस्कशन का सारा सबसे बड़ा एस्पेक्ट था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो है ट्रेड या अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हो रहे हैं, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट मतलब टैक्स में और अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हो रहे हैं, पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। हमारे जो सिलेबस है उसमें सीधा है और क्वेश्चन के पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस है। एक तो मैंने इसलिए लिया ये क्वेश्चन, और दूसरा मेरा इस क्वेश्चन से मकसद था आपको कि यह बताया जाए कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझ के आप उसके जो लिखने का आयाम है वो बदल जाता है, और जब आप ज्यादा बेहतर जो है डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करिए। थैंक यू।